दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज़ होती है? एक ऐसा गहरा रहस्य जो दिन के उजाले में तो छुप जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में हमारी सांसों के साथ चलने लगता है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह घटना राजगढ़ के घने जंगलों के बीच बसे एक ऐसे कारखाने की है, जहाँ आज भी रात के वक्त कोई परिंदा पर नहीं मारता। यह कहानी है खौफ की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक इंतकाम की जिसकी आग आज तक नहीं बुझी। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज का यह सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहानी शुरू होती है साल 2025 में। राजगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर बीहड़ में एक कांच बनाने का बहुत बड़ा कारखाना था। यहाँ कांच को पिघलाकर बड़ी बड़ी शीशियां और बोतलें बनाई जाती थी। तो हमारे इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है विक्रम, जो काम की तलाश में भटकते हुए इस कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी पर लग गया था। मजदूरों के रहने के लिए कारखाने के पिछले हिस्से में कुछ कमरे बनाए हुए थे। इस कारखाने की बनावट थोड़ी अजीब थी। यह 2 मंजिला था। नीचे मशीन चलती थी और ऊपर की मंजिल पर एक पुराना ऑफिस था जो हमेशा बाहर से बंद रहता था। सुपरवाइजर माधव सिंह ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि ऊपर जाने की जुर्रत कोई ना करे। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस दरवाजे पर बाहर से कुंडी तो लगी होती थी, लेकिन ताला कभी नहीं होता था। उन दिनों विक्रम की नाइट शिफ्ट चल रही थी। रात के यही कोई 11:30 बज चुके थे। कांच को आकार देने वाली भट्टी की आग और मशीन का शोर इतना ज्यादा था कि बगल वाले की आवाज भी ना सुनाई दे। उस रात विक्रम का जोड़ीदार नहीं आया था, इसलिए वो अकेला ही काम कर रहा था। तभी उस भारी शोर के बीच विक्रम को अपने कान के बिल्कुल पास में एक ठंडी सांस महसूस हुई, एक फुसफुसाहट जो विक्रम का नाम ले रही थी। विक्रम चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भट्टी के लाल उजाले के अलावा वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे कोई वहम हो रहा है। वह वापस काम में लग गया, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज कारखाने के पिछले लोहे के गेट से आ रही थी। उसे लगातार कोई पुकार रहा था। मदद की गुहार समझकर विक्रम ने मशीन बंद की और पिछले गेट की तरफ बढ़ा। गेट खोलकर उसने बाहर के सुनसान चबूतरे पर देखा। वहां एक टिमटिमाता हुआ पीला बल्ब जल रहा था, जिसके ठीक नीचे मजदूरों का पुराना वॉशरूम था। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई उसका साथी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने आवाज दी, हे, कौन है वहां? लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वो पीला बल्ब जोर से फट गया और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही एक सड़ी हुई भयंकर बदबू विक्रम के नाक से टकराई। वो गांव का रहने वाला था और उसे पता था कि अगर रात को कोई सुगंध या दुर्गंध आए तो उसे टोकना नहीं चाहिए। वो डर के मारे वापस अंदर पलटा और मशीन के पास आ गया। मशीन के बगल में रखे एक बड़े से कांच के पैनल पर विक्रम की नजर पड़ी। उस कांच के रिफ्लेक्शन में विक्रम ने देखा कि उसके ठीक पीछे करीब 60 फुट लंबा एक आदमी खड़ा है, जिसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। इससे पहले कि विक्रम पलटता, कारखाने की सारी लाइटें गुल हो गई और घुप अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उस साय ने विक्रम की गर्दन पकड़ी और उसका सिर मशीन के लोहे से दे मारा और विक्रम को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया, मानो जैसे वो यहां से जाने को कह रहा हो। विक्रम किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और अपने कमरे में जाकर रजाई के अंदर दुबक कर सो गया।
सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे 104 डिग्री बुखार था। सुपरवाइजर माधव सिंह ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में तय हुआ कि विक्रम को उसके गांव भेज दिया जाए। विक्रम के साथ काम करने वाला उसका दोस्त रोहित उसे अपनी पुरानी बुलेट पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। शाम ढल चुकी थी। राजगढ़ का रास्ता घने जंगलों और एक पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। रात के 9 बज रहे थे। उन लोगों ने तय किया कि वो जंगल के रास्ते से जाएंगे। गांव के लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं, तो सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। सड़क पर उनकी बुलेट की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। तभी रास्ते में पड़ने वाले एक विशाल बरगद के पेड़ के पास से उन्हें किसी के दर्द से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ तड़प रहे हों। दोनों की रूह कांप गई। रोहित ने बुलेट की रेस बढ़ाई और सीधा विक्रम के घर के पास जाकर ही ब्रेक मारा। रोहित इतना डरा हुआ था कि उसने वापस लौटने से मना कर दिया और उस रात विक्रम के घर पर ही रुकने का फैसला किया। विक्रम भी मान गया। दोनों ने खाना खाया और चारपाई पर लेट गए। लेकिन खौफ का असली खेल तो रात के 1 बजे शुरू हुआ। आधी रात को विक्रम की नींद अचानक से खुली। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि छत पर 3-4 लोग भारी जूतों के साथ दौड़ रहे हैं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और रोहित को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन तभी विक्रम की नज़र छत की सीलिंग की तरफ गई और उसकी सांसें अटक गई। छत की सीलिंग पर ठीक रोहित के ऊपर एक इंसान की परछाई छपी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत के पार से रोहित की तरफ लाते मार रहा हो। विक्रम का खून सूख गया। उसने रोहित को नहीं जगाया और कंबल में अपना मुंह ढककर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो गया। अगली सुबह रोहित अपने घर चला गया और विक्रम ने यह सारी बात अपने घर वालों को बताई। उसके घर वाले उसे एक दरगाह ले गए। मौलवी ने विक्रम को देखते ही कहा, बेटा, जिस कारखाने में तूने कदम रखा है वहाँ 4 अकाल मौतें हुई हैं और अब वो रूहें भड़क उठी हैं। उन्हें बलि चाहिए। मौलवी ने 11 दिनों का ताबीज और अभिमंत्रित पानी दिया। इन सब चीज़ों से विक्रम की तबीयत तो सुधरने लगी, लेकिन इसका असली कहर रोहित पर टूट पड़ा था। जब 2 दिनों तक रोहित का कोई कॉल नहीं आया तो विक्रम ने सामने से रोहित को फ़ोन किया। रोहित ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो वो रोने लगा और रोते हुए बोला, विक्रम, मैं पागल हो जाऊंगा यार। कल दोपहर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच मेरी खुद की लाश पड़ी है और मेरे घर वाले मेरी लाश के पास बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और मेरा चचेरा भाई मेरी अर्थी सजा रहा है। मैं चीख चीख कर उन्हें बताना चाहता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। मैंने जैसे तैसे करके अपने भाई की तरफ देखा और जब मैंने अपने भाई की आंखों में देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। इतना ही नहीं, रोहित ने यह भी बताया कि रात को जब वह पानी पीने उठा तो 4 भयानक लोगों ने दरवाजे को रोक लिया और उसे हवा में उठाकर बिस्तर पर पटक पटक कर बहुत मारा। रोहित की पीठ पर किसी जंगली जानवरों के नाखूनों के गहरे निशान छपे हुए थे। विक्रम समझ गया कि रोहित के साथ भी वही सब हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा था। विक्रम ने तुरंत रोहित को लेकर एक अघोरी तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने रोहित को रक्षा घेरे में बिठाया और मंत्र पढ़ते ही रोहित का शरीर जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में उठ गया। उसके गले से एक साथ 4 अलग अलग आवाज़ें निकलने लगी जो तांत्रिक को गालियां दे रही थी। अघोरी पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, अमावस्या की रात को बहुत बड़ी पूजा करनी होगी।
वरना वो रूहें इसे लेकर जाएंगी। तब तक इसे अकेला मत छोड़ना। तांत्रिक की पूजा में अभी 2 दिन बाकी थे। विक्रम को सुपरवाइजर माधव सिंह ने वापस काम पर बुला लिया। उस दिन माधव सिंह किसी काम से शहर गया हुआ था। विक्रम और उसके 2 साथियों ने तय किया कि वो देखेंगे कि कारखाने के उस बंद और ऊपरी मंजिल पर आखिर क्या है। तीनों दबे पांव ऊपर गए और कुंडी खोली। अंदर सालों की धूल जमी थी, लेकिन उनके होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि टेबल और कुर्सी पर किसी के ताजे पैरों के निशान थे। धूल के बीचों बीच अचानक कमरे का सीलिंग फैन अपने आप फुल स्पीड पर घूमने लगा। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई कि उनका दम घुटने लगा और स्विच बंद करने पर भी पंखा नहीं रुक रहा था। तीनों जान बचाकर नीचे भागे। उसी सुबह कारखाने में साफ सफाई करने वाली महिला की चीख गूंजी। उसका बेटा कारखाने के पिछले वॉशरूम में बेहोश पड़ा था। तीनों भागकर उसके पास गए। होश में आने पर उस बच्चे ने कांपते हुए बताया कि उसने एक लंबे आदमी को देखा, जिसका आधा चेहरा कोयले की तरह जला हुआ था और उसके नाखून छुरियों जैसे लंबे लंबे थे। वो औरत उसी वक्त काम छोड़कर वहां से अपने बच्चे को लेकर चली गई। इधर अमावस्या की रात अघोरी तांत्रिक ने रोहित के लिए अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक ने बलि के लिए 4 जिंदे मुर्गे मंगवाए। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, रोहित ने अपनी आंखें खोली, जो अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वो घेरे से उठा और उन 4 जिंदा मुर्गियों को अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर कच्चा चबाने लगा। उसका मुंह खून से सना हुआ था। वो उन मुर्गों को ऐसे खा रहा था जैसे सदियों से भूखा हो। तांत्रिक ने किसी तरह उस रात आत्माओं को तो शांत किया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। तीसरे दिन रोहित की तबीयत वापस से बिगड़ने लगी। वो अजीब अजीब आवाज़ों में बातें करने लगा, अपना ही मलमूत्र खाने लगा। उसका शरीर 2 ही दिनों में सूख कर कांटा हो गया और 6वें दिन की सुबह रोहित रहस्यमय तरीके से अपने बिस्तर पर ही मृत पाया गया। रोहित की मौत के बाद विक्रम पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। तांत्रिक ने विक्रम को अपने पास बुलाया और जो सच बताया उसने विक्रम के पैरों तले जमीन खिसका दी। तांत्रिक ने कहा कि वो 4 आत्माएं रोहित को मारने नहीं आई थीं, बल्कि रोहित के शरीर का इस्तेमाल करके उस इंसान तक पहुंचना चाहती थीं जिसने उन्हें दर्दनाक मौत दी थी। कई साल पहले कारखाने के मालिक और सुपरवाइजर माधव सिंह ने मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। जब उन 4 मजदूरों को इस घोटाले का पता चल गया तो माधव सिंह ने मालिक के साथ मिलकर उन 4 को कांच पिघलाने वाली भट्टी में जिंदा झोंक दिया था। मालिक के भाई को ये सारी बात पता चल गई थी, इसलिए 2 साल पहले माधव सिंह ने उसे भी ऊपरी मंजिल वाले ऑफिस में मार डाला और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। वो आत्माएं आज तक उस कारखाने में कैद थीं और जब उस रात विक्रम मशीन पर काम कर रहा था तो वो 4 आत्माएं भड़क गईं और जब रोहित विक्रम के साथ बरगद के पेड़ के पास से गुजरा तो उन्होंने रोहित को अपना मोहरा बना लिया, क्योंकि रोहित का ऑरा बहुत कमज़ोर था। रोहित की मौत वाली रात कारखाने में एक भयानक हादसा हुआ। सुपरवाइजर माधव सिंह की लाश उसी ऊपरी मंजिल वाले बंद ऑफिस में मिली। उसकी लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर पुलिस भी उल्टी कर बैठी। किसी ने उसका आधा चेहरा कांच पिघलाने वाली जलती हुई भट्टी में डाल दिया था, बिल्कुल वैसा जैसे विक्रम ने उस इंसान को उस रात मशीन के सामने लगे कांच के रिफ्लेक्शन में देखा था। माधव सिंह के मरने के बाद यह सारी बातें सारे कर्मचारियों को पता चल गईं और उन्होंने उस कारखाने में काम करने से मना कर दिया। उस कारखाने के मालिक को दुर्भाग्य से वह कारखाना हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज भी जब कोई राजगढ़ के उस खंडर हो चुके कांच के कारखाने के पास से गुजरता है तो उसे रात के अंधेरे में मशीनों के चलने
और 4 लोगों के दर्द से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोहित तो चला गया, लेकिन वो आत्माएं शायद आज भी उसी सन्नाटे में अपना अगला शिकार ढूंढ रही हैं। शायद आज भी उसी कारखाने में भटक रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी रात के सन्नाटे में अपना नाम सुनाई दे तो पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना। क्या पता परछाई के रूप में कौन आपका इंतजार कर रहा हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।